प्रश्न बताओ। बताओ, आपका प्रश्न बताओ। आपने जो प्रश्न किया था वो बताओ। अनुज। चला गया। इम्पोर्टेंट। हेलो। हाँ। हाँ सर। बोलो, आपका प्रश्न बोलो। सर कौन सा कि प्रश्न किस इस पर सर, वो कुंडली के ऊपर सर? आपने जो प्रश्न किया था जब जब सोमदेव का ये ले रहे थे हम, उस समय का आपने एक प्रश्न करना था। मैंने बोला कि सबसे पहले सोमदेव का देख लेता हूं, उसके बाद फिर मैं नहीं आपके सर, प्रश्न का वो उत्तर कुंडली का लेता आता हूँ। सर, वो तो मैं आपको कल कल आराम से हो जाएगी सर बात, कोई ऐसी दिक्कत नहीं सर उसमें में सर कुंडली में तो सर। नहीं नहीं, आप कल बताओ कर ना लूंगा सर भाई, मैं। जब आप प्रश्न उत्तर आज कर रहे हैं तो फिर नहीं नहीं कल नहीं को नहीं सर। क्यों छोड़ रहे हो? अच्छा सर, मेरे को ऐसा वो नहीं है सर, मेरे को तो खाली ये था कि ये जो आज करे सर सो इन्होंने अब। कुंडली बताई। आज करे नहीं सो नहीं, अब। इसी कुंडली पे था सर। इसी कुंडली का था सर कि ये अच्छा। कुंडली बेसिकली इसमें ये इनकी जानकारी की कुंडली किसकी है सर? मैं थोड़ा कंफ्यूज था सर कुंडली पे सर। पता नहीं, अपने को नहीं। ये शायद नरसिम्हा राव जी का कोई कुंडली का स्पेसिमेन उठा के अनुज ये बात अच्छा कर रहा था हमसे। अ, अच्छा सर, ठीक है अपना ठीक है ठीक सोमदेव। है। सोमदेव कोई जैसे, मैं जैसे कभी कभी कृष्णमूर्ति जी का कुंडली का स्पेसिमेन उठा के बात करता हूँ। ठीक है। अ, जैसे लास्ट टाइम याद होगा आप लोगों को, विवेकानंद या रामकृष्ण जी का स्पेसिमेन उठा के बात किया था। तो ये अच्छा अच्छा सर, स्पेसिमेन ठीक है तो सर। भाई चलते रहता है ना, क्योंकि वो जो जैसे न्यूटन का जो लॉ है, जी जी हाँ, सर। एवरी एक्शंस हैव एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस। अब वो तो स्पेसिमेन है ना, वो तो आपके पास है ही जी सर। नहीं। वो तो क्या कहते हैं, सभी के पास है। तो वहां स्पेसिमेन से बात करना होता है, क्योंकि वो स्पेसिमेन से हमको क्या समझाना है आपको। हो गया तो अब उसमें तो कुछ नहीं है, तो फिर अपन अपन लोग चले मीन राशि में। जी सर। चलो मीन राशि को समझते हैं, क्योंकि भाई मीन राशि एक बार अगर नहीं समझेगा तो बेकार हो जाएगा। बहुत सी चीजों को समझना है, बहुत सी चीजों को अभी ये करना है। दीपक जी का ही सर था ना? रिकॉर्डिंग शुरू कर दी सर आपने? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। ठीक। हाँ ठीक ठीक। सर। दीपक जी की वो ये थी। अच्छा चलो। आ, मीन राशि। ओके। तो भाई जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, शारीरिक संरचना सबसे पहले, और उसके बाद मैंने ये कोशिश किया था इसको पेस्टिंग करके आप लोगों को दिखाऊं और समझाऊं, लेकिन बहुत सारी चीज इसमें आएगा नहीं। बाकी हमको जो है समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। मीन राशि, शारीरिक संरचना कौन सा है? मध्यम कद, गोरा रंग, गोरी आंखें। ठीक है, गोरा रंग दो बार आ गया। यहाँ इनकी शारीरिक संरचना को अगर देखते हो, कि इनकी जो आई की क्वालिटी होगी, आई की क्वालिटी ऐसा है। आ, आपने हिरण का कभी आंख देखा है? हिरणी सा नयन। अगर मैं ये बोलूं तो कम नहीं होगा। हिरण की आंख सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं। हाँ लक्ष्मी मैम बोलिए ना। हिरण सा नहीं सर, नयन। आप क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो वही कहने वाली थी कि नहीं देखी है। अच्छा। सुना है, सुना है। हिरणी सा नयन, हिरणी सा नयन कैसा होता है? इससे पहले मैंने कन्या में एक बात आप लोगों से कही थी।
कि परवल को बीच में से चीर दो तो जी जो आंख जी जी निकलेगा जी वैसा। जी सर। ये हिरनी सा नयन है। हिरनी का नयन क्या होता है, ये बीच वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा होता है, साइड एकदम जैसे वो पिक्चर में हम लोग देवी मूर्ति के आंख नहीं देखते हैं। जी सर। या तो आपने रामलला का सूरत देखा होगा, जी जी सर, तो अच्छे से रामलला जानते की हैं। सूरत में उनकी जो आंखें हैं हम्म वो ये मीन वाली आंखें। हम्म, देखिए वो तो किसी मूर्तिकार ने बनाई है। एक्चुअली ये जी सबसे सर। खूबसूरत आंखें होती है। कभी कभी ऐसा नहीं होता है मैम, हमारी हम अगर कवि है तो हम्म, कवियों की अगर भाषा में बोलूं जी सर। तो कहते हैं जी ना, सर। वो प्रेमी प्रेमिका से बोलता है कि भाई तुम्हारे आंखों के अंदर मैं डूबना चाहता हूँ, ये एकदम गहरा समंदर है। हम्म, वास्तव में मीन राशि गहरा समुंदर है। इनके आंखों के जो गहरापन है ना, ये मापना बहुत मुश्किल है। इसको आप नाप नहीं सकते। इतने सुंदर होते हैं इनके आंखें कि इनके आंखों को देखकर आप विभोर हो जाते हैं, भाव विह्वल हो जाते हैं। ये मीन राशि के सबसे बड़ा पावर है। यहाँ पे मैंने जहां से आपको ये नोट करके दिया, वहां पे ये बातें नहीं लिखी है। वहां पे सिर्फ गोरी आंखें लिख दिया है। मतलब आंखें गोरी नहीं होती है, वो भूरी होती है। ठीक है। और काफी गहरी होती है, नीली आंखें जिसको कहते हैं। इनका कद वास्तव में मध्यम कद है। आ, ये काफी रूपवत होते हैं, हैंडसम। अगर लड़का होगा तो, अगर लड़की होगी तो एक्सट्रीम ब्यूटीफुल। एक्चुअली मुझे जहां तक याद आता है, मीन राशि पढ़ाते समय बागल सर मुझे बताए थे, शोभन आंखोद्वय, शोभन चक्षुद्वय। चक्षु मतलब आंख। हाँ, आंख अपनी उर्दू है, हिंदी नहीं है। चक्षु हिंदी है। शोभन चक्षुद्वय मतलब जिस चक्षु को आप एक बार देख लो और वहां से चक्षु फेर ना सको, माने जिन आंखों को आप एक बार देख लो और वहां से आंख फेर ना सको, वो मीन राशि। इनका जो बाल का कलर है, मेरा जैसे सफेद सा हो गया, उनका वैसा नहीं। उनका घना का मतलब ये मेष लगन का व्यक्ति का बाल जल्दी से पक्कवत होता है। इसको बोलते हैं बोली पालित। क्या बोलते हैं? बोली 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 पाली। पालित। पली। पालित मतलब असमय में सफेद होना। देखना, बहुत सारी ऐसी लड़कियां होंगी या लड़के होंगे जो एकदम कम उम्र में, शायद 20-22 साल की उम्र में उनके पक्कों को बन जाता है, उनका बाल सफेद हो जाता है। तो ये उम्र की वजह से नहीं है, ये मेलिना मेलिनिन की कंडीशंस की वजह से। मेलिनिन या मेलानिन, आप जानते हो इस चीज को? सौम्यदीप आप तो जानते ही होंगे ना। हाँ सर, हाँ सर। मेलानिन मतलब वो काला वाला हिस्सा जो हमारे बालों को काला रखने में मदद करता है, वो काला रंग, उसको कहते हैं मेलानिन। मेष राशि या मेष लगन एक ऐसा लगन है जहां पे पक्कों केस जल्दी बनते हैं।
बाकी राशियों में थोड़ा देर बाद बनता है, मीन में तो बहुत देर बाद। अगर कोई मीन लगन का व्यक्ति हो, है हमारे यहाँ पे भी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका उम्र आप देख नहीं सकते हैं। ऐसे ही उम्र देखने के लिए पक्को केस केस देखना जरूरी नहीं है, उनका स्किन टोनिंग को देखने से उनका उम्र समझ में आ जाता है। जैसे हैं बहुत सारे बाबा लोग हैं जिनका अभी एज बहुत ज्यादा हुआ है, बट उनका अभी भी घना गहरा काला केस है। बट वो डाई है या नेचुरल है, भाई वो तो मैं नहीं जानता, है ना। बट होता है, शास्त्र कहते हैं कि ऐसा हो सकता है। एक्चुअली अब इनके स्वरूप को भी देख लेते हैं। द्वि स्वभाव, जानते हैं आप लोग, मीन राशि द्वि स्वभाव वाले हैं। ये जल राशि है। आ, ये चिपचिपी धातु यानी श्लेष्मा, श्लेष्मा जिसको कहते हैं वो धातु है। और इसके स्वामी जो है वो गुरु है, बृहस्पति हैं। काल पुरुष के पदयुगल, दोनों पैर दिखाते हैं या पदद्वय वो दिखाते हैं। ये उभयद्वय राशि है और ये उत्तरी देश का मालिक भी है। मुंडियन एस्ट्रोलॉजी में इसको नॉर्थ साइड दिखाता है। ओके, अब इसके चरित्र को समझ लेते हैं। ये ज्ञान योगी बृहस्पति का वो क्षेत्र है जहां कर्म योगी शुक्र का उच्च क्षेत्र है, उच्च स्थान है। भाई ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं समझोगे तो मुझे बताना। मीन राशि में मैं बहुत इजी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। मीन राशि में भेनास उच्चस्थ होता है, शुक्र उच्चस्थ होते हैं। भेनास जो है, शुक्र जो है वो कर्म योगी, वो गुरु शुक्राचार्य है। बट बृहस्पति जो है वो ज्ञान योगी। अब ज्ञान और कर्म योग जहां पे इकट्ठे एक साथ आते हैं वो मीन राशि है। समझ आ रहा है आप लोगों को? सर कैसे एक साथ आते जी। आते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया। उच्च स्थान ऑफ वीनस एंड द लॉर्ड ऑफ जुपिटर, ओके। हाँ, बिकॉज ऑफ कर्मयोगी। देखो, ये दो चीज याद रखना, ये जनरली कोई बोलते नहीं है। ज्ञान योगी है गुरु बृहस्पति, बट कर्म योगी हमारे, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को सीखोगे तो आपको पतंजल सिद्धांत को भी सीखना पड़ेगा। पतंजल सिद्धांत में हम अष्ट योग की बात करते हैं। अष्ट योग, क्या किन्हीं को मालूम है, आप में से कोई जो इन अष्ट योगों के बारे में कुछ थोड़ा बहुत भी बता पाए? नहीं सर। संजीव जी, सर आप तो स्पिरिचुअली काफी ग्रोथ किए हैं, तो सर आप बता पाएंगे? संजीव सर, संजीव पंडित जी, अष्ट योग। सर बाइक सर बाइक 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 ओ बाइक पे, ओके 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 सर, चलो मैं बताता हूं। अष्ट योग में से जो बृहत्तम योग सिद्धांत है वो कौन सा है? एक तो ज्ञान योग। अगर आप में से कोई गीता पढ़ा है तो इन अष्टयोग सिद्धांत का आपको अच्छा से मालूम है, ठीक है। उसमें से मुख्य होते हैं कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ठीक है। आम, उसके बाद समावेशित योग, ये मुख्य है।
बाकी जो है भाव आवेश योग इत्यादि, ये सारी योग की जो बातें हैं वो गौण है। लेकिन अष्ट में से ये चार योग बहुत मुख्य है, जिसमें से एक है आप किसके जरिए जा सकते हैं भगवान के पास। सबसे पहला बृहत्तम जो योग होता है वो है भक्ति योग। बस दिन भर जैसे हम आप लोगों से संबोधन करते हैं ना, आप हमारे लिए, आप सभी हमारे लिए शिव हैं। हम सबको, आप लोगों को कहते हैं ना हरि ओम नमः शिवाय, यानी हम भक्ति योग से प्रेरित हैं। ज्ञान योग कौन सा है? अब ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ते पढ़ते हमारी अंदर जो विकास उत्पन्न होती है, एडेप्टेशन होता है, इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन कैसे है? ज्ञान, ज्ञान का मतलब व्हाट इज नॉलेज, अगर मैं बोलूं उसको सिंपल डेफिनेशन अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो बाहरी क्रिया और प्रतिक्रिया के माध्यम से आपके अंदर जो पूर्ण विकास होता है ज्ञान का, उसको कहते हैं ज्ञान योग। भक्ति योग होगा, ज्ञान योग होगा। राजयोग कौन है? राजयोग जो आप अपने उपनिषद, कठोपनिषद के माध्यम से, यानी कठोपनिषद का कौन सा होता है, यम नियम इत्यादि, पतंजल का वो सारे सिद्धांत के अनुसार जब आप कुंडलिनी साधना करते हैं और अपने आप को सूक्ष्म रूप में भगवत के पास ले जाते हैं, उसको कहते हैं राजयोग। तो इन सारे युगों को जब आप समझ लेते हैं तो आपको एक चीज समझ आता है कि हम किन्हीं भी रास्ते में भी जाएं, भगवान हमें प्राप्त होते हैं, भगवान हमें मिलते हैं। रास्ते अलग होते हैं। इसीलिए परमहंस रामकृष्ण जी, उन्होंने कहा था कि जितना मत है उतना पथ है। भगवान के पास जाने के लिए जितने मत, मत का मतलब होता है पद्धति, साधन पद्धति, उतने पथ है। पथ मतलब रास्ता भगवान के पास जाने के लिए, यानी आपके पास कोई स्पेसिफिक एक रास्ता, कोई सुनिर्दिष्ट कोई रास्ता नहीं है। आप जहां जाएंगे आप किसी भी माध्यम से भगवत के पास पहुंच सकते हैं। बट मीन राशि कौन सा है? जहां पे ये दोनों युगल आके इकट्ठे होते हैं, ज्ञान योगी और कर्म योगी। जो, देखिए, कर्म की सिद्धांत को हम कभी भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको सुबह उठ के आपको जो नैमित्तिक कार्य है वो आपको करना पड़ेगा। आपके जो नित्य कर्म है वो आपको करना पड़ेगा। सुबह उठ के आपको फ्रेश होना है ना? ये जो आपके अंदर के जो वर्ज्य पदार्थ है वो बाहर निकलना है, ये भी एक कर्म है। आप इस रास्ते से भी भगवान के पास जा सकते हैं, ये निरंतर कर्म को करते हुए। बट गीता में तो इससे और ज्यादा, कर्मण्य बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, उन्होंने तो भगवान कृष्ण ने एक रास्ता ही बता दिया था कि कर्म करना मेरा काम है, फल का आशा मैं नहीं करूंगा, इत्यादि इत्यादि। बट वो मैटर नहीं है। मीन राशि ये दोनों चीजों को इकट्ठा करने वाला है। हम देखिए शास्त्रों पे उतना नहीं जाएंगे, सिर्फ मीन राशि पे। तो मीन राशि पे आप देखो ये है क्या, ज्ञान क्या है? ज्ञान मतलब यूं समझ लो, आप पैदा हुए, पैदा होने के बाद आपने जीवन पे निरंतर प्रगति कर रखे है, और प्रगति के अंदर आपके बाहरी क्रिया प्रतिक्रिया, मतलब किसी ने गाली दिया, आपके अंदर एक एहसास पैदा हुआ, और वो एहसास रखना है या नहीं रखना है वो डिपेंड करता है आपके ज्ञान के ऊपर। ये हो गया ज्ञान योग।
बहुत भाई, मैं उतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, बस मैं जिस तरीके से समझा हूं मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कर्म जोगी का मतलब है हमको खाना है, भूख लगी है, खाना खाना पड़ेगा, नींद आएगी तो सोना पड़ेगा, ये भी मेरा कर्म है। तो ये दोनों जहां पे इकट्ठे होते हैं वो मीन राशि, शुक्र वहां पे उच्चस्थ होते हैं क्योंकि उनको नीड चाहिए होता है। इसीलिए काल पुरुष के 12 हाउस पेट प्लेजर का आनंद देता है। पेट प्लेजर मतलब सोने की नींद की आनंद। शायद मैं आपको समझा पाया हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझे? जी सर। अब यहां देखिए, यहां दो चीजें और इकट्ठे हो गई। अगर मैं आपको कुछ और बात, ये ये लिखी हुई बातों पे मत जाइए आप, मैं कुछ और चीजें आपको बता रहा हूं। देखिए, एक कोशिश, एक चीज और समझिए आप। बालोचित मतलब बचपना, जो नॉलेज है, बचपना ज्ञान, वो बुध है। और मीन राशि बुध का नीच स्थान। एम आई राइट लक्ष्मी मैम? जी सर। मैं सही बोल रहा हूं ना? ये बुध का जी नीच सर। स्थान है। मतलब बालोचित, बालोचित बाल मतलब बच्चा, बच्चे के अंदर जितने नॉलेज होती है उस नॉलेज के हिसाब से अगर हम प्रैक्टिस करें या हम समझें तो वो नीच है। यानी मीन राशि के अंदर जाने के बाद हमारा मरकरी उतना काम नहीं करता मैम। गहरा समंदर में जाके कैलकुलेशन नहीं हो पाता है कि हम कितना पैसा पाएंगे। वहां पे तो आप एक लहरें उठी और बस आपको जिंदगी जीने की कोशिश करना पड़ेगा कि हम मृत्यु के अंदर प्रविष्ट ना हो जाए। एक समंदर है, आप सोचो एक जहाज से जा रहे हो, बड़ी बड़ी तरंगे आ रही है, बड़ी बड़ी लहरें आ रही है, तो आपका सबसे पहला जो काम होगा वो आपके नावों को संभालना होगा। अब वहां प्रैक्टिकल नॉलेज आता है जिसको हम ज्ञान योग बोल रहे हैं। और कर्मयोग मतलब आपके वो, उसको क्या बोलते हैं, उसको जो पकड़ के रहते हैं भाई, कोई बताएंगे उसको, वो जो आ, अरे इस तरह से। नाविक, नाविक जो कैरी करते हैं डंडा। हाँ मैम, वो वाला वो, अरे नाविक जो चलता गोल हैंडल नहीं होता, हैंडल है। जिसको जी जहाज जी। को संभाला जाता है, सॉरी व्हील नाम याद व्हील नहीं है। व्हील व्हील ही लग रहा है। स्टीयरिंग व्हील व्हील स्टेयरिंग, ऐसा कुछ। नहीं नहीं, उसका कुछ स्पेसिफिक नाम है, जैसे हम स्टेयरिंग गाड़ी वगैरह में बोलते हैं, उसका स्टेयरिंग नहीं, वो कुछ और नाम है, नाम मैं है उसका। सर्च करके देखता हूँ। हाँ, देख लेना, याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। ठीक है। तो अब वहां पे ना कैलकुलेशन नहीं चलता, इसलिए वो बुध का निज स्थान है। वहां पे आप नॉर्मली एक जल भूमि माने स्थल भूमि में रह के जिस तरीके से कैलकुलेशन करके अपने आप को आप पथ भूमि पे लेके जाते हैं, जल भूमि में ऐसे कैलकुलेशन नहीं हो पाता है ना? क्या निकला उसका नाम, सोमदीप? हेल्म। हेल्म। हाँ, हेल्म, यस। आप यूं समझो, अब मैं थोड़ी सी इसको स्पिरिचुअलिटी पे ले जाऊं, जहां पे जी हम सर। विशुद्ध ज्ञान की कामना करते हैं। विशुद्ध ज्ञान, बृहस्पति, स्पिरिच स्पिरिचुअलिटी का एकदम एक्सट्रीम पोर्शन, और साथ में
आपके आप स्पिरिचुअलिटी तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपके पास साधन की बहुत ताकत होगी, और वो शुक्र है। वहां पे आपका लोभ कोई काम नहीं करेगा। इसलिए निस्थान है बुध का। समझ आया? जी सर। क्या समझे सुमोदीप? आप थोड़ा सा अपनी भाषा में बताओगे मुझे? बेसिकली आपका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से मैं रिलेट कर रहा हूँ, तो मीन में बहुत स्पिरिचुअल वाला सिग्निफिकेंस है, इसीलिए वीनस बीइंग अ गुरु इट कैन नेविगेट थ्रू इट। बट मरकरी में तो बाल बुद्धि है, तो वो इनएक्सपीरियंस्ड है उसको हैंडल करने के लिए। ऑब्वियसली, बिल्कुल, यू आर राइट। मैं वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी देखो, एक लाइफ पूर्णता कब पाता है किसी भी एक व्यक्ति के जीवन। हमारे ये 12 जो खान बनाए हुए हैं, मीन हम्म। मेष से लेके मीन तक, ये पराशर हम्म। जी ने बनाया। ना तो आपने जी। बनाया ना मैंने बनाया। जी। पराशर जी की आप दूरदर्शिता को समझो। उन्होंने किस तरीके से जीवन को डिफाइन किया है, लाइफ को। एक व्यक्ति पैदा होता है, पैदा होने के बाद वो बृहत्तम फैमिली में जाता है। सेकेंड हाउस, ध्यान से समझना। मैं हाँ सर। 5 लाइन में ये पूरी कुंडली को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ सर। फर्स्ट हाउस लगना, पैदा हुआ। सेकेंड हाउस बृहत्तम फैमिली, ताई ताऊ, मामा मामी, सॉरी, मतलब चाचा चाची इत्यादि, उनका जो बृहत्तम फैमिली है, उनके गोद में वो खेलता है। उनके श्रुति, श्रुति, श्रुति समझो। श्रुति हम्म। मतलब कान से सुनने के बाद, हियरिंग हियरिंग। हियरिंग, हाँ। ए बी सी डी इत्यादि सीखता है वो। ओ आ क ख, ठीक है। वो सुनता है, बड़ा होता है। उसके भाई बहन होते हैं ना। उसके बाद उसके माँ उसके देखभाल करते हैं, उसके भाई बहन का भी देखभाल करते हैं। उसके बाद उसकी इंटेलेक्चुअलिटी ग्रो करती है। फिफ्थ हाउस पढ़ाई लिखाई करता है। फोर्थ हाउस से पढ़ाई लिखाई ऑलरेडी स्टार्ट हो जाता है। पढ़ाई लिखाई शुरू होता है बेसिकली सेकेंड हाउस से। तो सेकेंड हाउस वो आपका क्या बोलते हैं, डाबलिंग करता है। फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस में वहां पे जाके सेल्फ इंटेलेक्चुअलेशन स्टार्ट होता है। अपनी ज्ञान, स्वबुद्धि जिसको बोलते हैं। छठा हाउस में जाता है, नौकरी वगैरह करता है। सप्तम हाउस में जाता है, शादी करता है। अष्टम हाउस में जाता है, ससुराल या ट्रांसफॉर्मेशन की बात होता है। शादी के बाद ही इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसको इतने दिन तक रंगीन दुनिया में था। रंगीन दुनिया में से अचानक उसको प्रैक्टिकल लाइफ में आना पड़ा, और प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद लगता है कि कठोर वास्तव है ये, ठीक है। उसके हम्म। बाद फिर उसके बाद उसके अंदर धर्म ज्ञान स्टार्ट हो जाता है। फिर वो बोलता है कि छोड़ो यार ये सारी चीजें, कर्म पे ध्यान दो। 10th हाउस, कर्म पे ध्यान दो और कर्म करो, की कर्म वॉइस करते इसके रहो, आसपास नहीं होगी, इसमें पहले करती है। कर्म करते बिल्कुल रहो। नहीं। उसके बाद उसको लगता है कि नहीं, कर्म के साथ साथ में अपने को मंथली इनकम या डेली इनकम भी आना चाहिए। कर्म जो हम कर रहे हैं उसके कोई एक सहज तरीके से अपने पास वापिस आना चाहिए। बट ये सब करते करते ना वो थक जाता है। वो थकने के बाद उसके लगता है यार मैंने ये पूरे लाइफ में किया क्या है। हम्म। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो मैंने भगवान को कब बुलाया? मन में कभी आ, उनकी तरफ हमने सोचा भी नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली जीवन, पराशर जी बहुत आसानी से इस चीज को बता दिए। हम लोग तो कल्पना में भी नहीं सोच सकते कि जीवन को इतना आसानी से बताया जा सकता है। नेवर। बट पराशर जी ने बताया। इसीलिए उन्होंने ये 12 राशि को बहुत अच्छा से डिफाइन किया। कैसे कैसे? नंबर 1, उन्होंने डिफाइन किया कि ये मुक्त राशि है, जल राशि है। जल का कोई अपनी
आकार नहीं होता। ध्यान से सुनना, जल का अपना आकार नहीं है। उन्होंने बोला ये लाइक ए सी, समुंदर जैसा, एक बृहद यानी बृहद परिसर के अंदर है मीन। मीन का सिंबल देखो, दो मछली, ठीक है, यानी मछली की गति कम नहीं होती, वो कहीं पे भी यहां से वहां तक जा सकती है, यानी गति को भी उन्होंने दर्शाया। वहां पे जाके कर्म योग और ज्ञान योग को इकट्ठा कर दिया उन्होंने, बट वहां पे हिसाब किताब को उन्होंने छोटा कर दिया कि उस लाइफ के इस पोर्शंस में आके फिर हिसाब किताब होता नहीं है। वानप्रस्थ का जो समय था, वानप्रस्थ पहले का जमाने में, वहां पे लाइफ में हिसाब किताब नहीं होता था, हमने क्या पाया क्या खोया। बात समझ रहे हो आप लोग? क्योंकि पराशर जी कब कब के थे, उस समय के थे जब यहाँ पे ये चार वर्ण प्रथा रही हो गए, है ना, ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य इत्यादि, वानप्रस्थ और संन्यास, ये जहां रही होगी, उस समय का वो उन्होंने सटीकता से अपने कुंडली के माध्यम से परिभाषित किया उन्होंने। आप एक चीज समझो, बट एक एक बात और याद रखना, मीन में जाके मीन में जाके मीन में जाके मरकरी म्लान होता है। म्लान, म्लान का मतलब कमजोर होता है, नीच का है। बट बच्चा तो बच्चा होता है ना, बच्चे के अंदर भी बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं। अब ये क्वेश्चंस एक समझो, एक दादाजी अपने नाती या पोती बात करते हैं, दोनों आपस में, एक उगता सूरज है और एक अस्ताचलगामी सूरज है। अस्ताचलगामी सूरज के पास बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन जो उगता सूरज है उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। वो किसको मदद माने, किससे मदद मांगता है? जिनके पास एक्सपीरियंस बहुत है। इसलिए एक दादा, एक नाना, हाँ, एक माने जो भी है, इस तरह के लोगों का सबसे नजदीक जानते हो कौन होता है? उसके पोता पोती, नाती नातनी इत्यादि। कारण क्या है? उन्होंने जीवन की सारी जमा पूंजी, सारी नॉलेज उस बालोचित ज्ञान के अंदर डालना चाहते, इसलिए वहां पे मारकरी रहना जरूरी है। माले वो नीचस्थ होके रहता है, बट रहना जरूरी है। क्या ये नहीं लगता है कि आपकी जीवन है? आप अगर एक नाना नानी, एक दादा दादी बने हुए हैं, तो आपके पोता पोती, नाती नातनी आपके साथ बहुत क्लोज है, ऐसा महसूस नहीं होता? खैर छोड़ो, आप नहीं है, आपको देख के तो एहसास होता होगा। कितने खूबसूरती से पराशर जी इसका व्याख्यान किया। ये द्विस्वभाव राशि है। पहला 15 डिग्री चर राशि है और दूसरा 15 डिग्री वो स्थिर जल है। राशि का जल प्रभाव कैसा है? यहां से हम इस लाइन को थोड़ा सा देखें तो शायद हमको ज्यादा समझ में आएगा। जीवन की गति या प्रवाह की कल्पना की जाती है मीन राशि से। राशि चक्र का चार भाग जीवन की व्यस्त गति की शुरुआत करता है, और इस गति का वेग आ, आ, ये पता नहीं यार, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है।
मतलब एक्चुअली ये कर्क राशि के बारे में शायद बात करना कोशिश कर रहा है। माने ये मीन का वेग और कर्क का वेग ये दोनों स्वतंत्र है, दोनों अलग है, इसलिए केकड़े बोल दिया होगा शायद उन्होंने। बट ये कर्क राशि की बात करी गई है इस जगह पर, ठीक है। कर्क राशि का ज्वार भाटा की आत्मा के भीतर कल्पना की अधिकता नहीं है, केवल शुद्ध ज्ञान की तरंगे है। इस तरंग के बाह्य सौंदर्य का जन्म आत्मा को व्यतीत नहीं करता, जीवन मुक्ति के पथ पर प्राण के स्थिर प्रवाह के भीतर प्राण शक्ति को समेटता है। अर्थात जीवन की चंचल लहरें शांति में सामंजस्य पैदा करती है। चंचल इच्छाओं की शिथिल अवस्था से जीवन सद्भाव में स्वतंत्रता की तलाश करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वाह, कितना पराशर जी कितनी शुद्धता से इस चीज के व्याख्यान किया है। बहुत बहुत। कैसे? कर्क मतलब नदी, नदी की धाराओं को समझो।